जब भी कोई हालचाल पूछता है तो रटी रटाई दो लाइनें हम बोल ही देते हैं कि ठीक है, बढ़िया है। मन करता है कि यार थोड़ा सा कोई फोर्स करके पूछे कि बताना वाकई में जिंदगी में क्या चल रहा है। तो शायद हम जो चल रहा होता है वो बताने की कोशिश करें। कभी कभी लोग कोशिश भी करते हैं पूछने की, लेकिन चाहकर भी हम बता नहीं पाते हैं क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है, क्या क्या बताएं। कभी जॉब छूट जाती है, कभी ब्रेकअप हुआ होता है, कभी किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। और इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मतलब मिक्स इमोशन। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं कि क्या हालचाल है, थोड़ा सा गहराई में जाकर, और इस समय सेम फीलिंग है, सेम मिक्स इमोशन है, तो आज आपको इस समरी की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये आपको उस सदमे से बाहर आने में आपकी मदद करेगी जिससे आप गुजर रहे हैं। तो आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं गिगलर रूबी पारिक आपके साथ, और ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी गीगल पर आज की समरी है द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ऑफ ट्रॉमा, द पाथ टू पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जिसके राइटर है डॉक्टर एडिथ शिरो। इस समरी की अगर हम बात करें तो इन सेंटेंस पर जरा ध्यान दीजिए। इस बात से मुझे बहुत सदमा लगा था। ये इंसिडेंट इतना दर्दनाक था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना सदमा पहुंचेगा। ट्रॉमा यानी सदमा या शॉक ने हमारी रोजाना की बातचीत में अपनी जगह बना ली है। बहुत से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में खुलकर बहस भी करते हैं। क्या ये लोगों के लिए सनक सी बन गई है कि लोग इसके बारे में अक्सर चर्चा करते रहते हैं? अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको हर जगह किसी न किसी तरह का ट्रॉमा ही नजर आएगा। आए दिन नफरत से भरे क्राइम, सुसाइड और तरह तरह के एब्यूज जैसी चीजों की रिपोर्ट की जा रही है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पैंडेमिक यानी महामारी और उसके प्रभावों को भी लोगों को सदमा पहुंचाने के लिए दोषी माना जा रहा है। सदमे की वजह से आप अपनी आशा खो देते हैं और खुद को हारा हुआ और तकलीफ में महसूस करते हैं। जब आप सदमे में होते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि करे क्या। लेकिन किस्मत से ऐसे कई तरीके हैं जो आपको सदमे से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। ट्रॉमा से खुद को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस बुक की ऑथर डॉक्टर एडिथ शिरो का पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का 5 स्टेज मॉडल उनमें से एक है। जो चीज उनके मॉडल को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि जो भी बात किसी के लिए सदमे का कारण बनती है उस पर विचार करके और अपनी स्पीड से ठीक होने को एनकरेज करता है। आपको हमेशा के लिए दुखी रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसके लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को हील करने के साथ ग्रो भी कर सकते हैं। आपके अच्छे दिन अभी आने बाकी है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, क्या समझना होगा, आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। द ट्रॉमा ऑफ एवरीडे लाइफ। हम चाहे कितना भी सावधान रहने की कोशिश कर लें, लेकिन कई बार ना बुरी घटनाएं घट जाती हैं, चाहे आप दयालु, मेहनती या सबसे प्यार करने वाले ही क्यों ना हों। लेकिन फिर भी आपको बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आपका अब्यूसिव एक्स यानी कि बुरा व्यवहार करने वाला पार्टनर, या फिर जॉब का खोना। ऐसी घटनाएं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इन बुरी घटनाओं को एक्सपीरियंस करना डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि लाइफ अच्छी और बुरी तरह के इंसिडेंट्स को मिलकर के बनती है। लाइफ में उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा। एक बुरी घटना से हमें धक्का लग सकता है और वो हमें दुखी और नाउम्मीद बना सकती है। ये सभी दुख देने वाले इमोशंस हमारे अंदर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसी घटना से आप सदमे में आ सकते हैं, यानी आपको सदमा लग सकता है। लेकिन सदमा इस बात से लग सकता है कि आप उस घटना को किस तरह से हैंडल करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टीव को बंदूक की नोक पर लूटा गया था। इससे उसे सदमा लगा। लूट की घटना अपने आप में सदमा पहुंचाने वाली घटना होती है, लेकिन यह सदमा उस समय और भी बुरा हो जाता है जब इंसान उस सदमा देने वाली घटना के साथ अपने थॉट्स को, अपने विचारों को भी जोड़ देता है। स्टीव ज्यादा सावधान ना रहने के लिए खुद से नाराज था। जो भी हुआ था उसके लिए वो खुद को दोषी मान रहा था, जबकि घटना के दौरान वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ट्रॉमा भी ना कई तरह का होता है। लोग ट्रॉमा को किसी इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली चीज से जोड़कर देखते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोई जंग, कोई वॉर, टेररिस्ट अटैक, पैंडेमिक और नेचुरल डिजास्टर जैसी की भूकंप की घटना का सामना करना। इसके अलावा एक ट्रॉमा और होता है जिसका सामना
आप जेंडर, जाति प्रथा या रंग भेद के कारण होने वाले अटैक की वजह से कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोग जो LGBTQ+ कम्युनिटी से हैं, उन्हें वो जिसे प्यार करते हैं उसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। 100 बातों की एक बात यह है कि ट्रॉमा किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आ सकता है। ये सिर्फ किसी घटना पर बेस्ड नहीं होता है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। किसी ट्रॉमा के कारण आपके कौन से बिलीफ्स बदले हैं, उस घटना ने आप में किन इमोशंस को ट्रिगर किया था, आपने उससे कैसे डील किया या आप उससे डील करने में फेल हो गए। ट्रॉमा को ठीक से प्रोसेस ना करने पर ये अक्सर आपको डराता है और आपको असहाय और डर की स्टेट में ले आता है। अगर इसे बिना हील किए छोड़ दिया जाए तो आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD हो सकता है। PTSD में नीचे दिए गए सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। आपको उस दर्दनाक हादसे के बारे में बुरे ख्याल आ सकते हैं या उस घटना से जुड़े फ्लैशबैक आने लगते हैं। आप सिर दर्द, जी घबराना या भूख ना लगने जैसे सिम्टम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और आपको हर चीज से चिड़चिड़ाहट होने लगती है। आपको फोकस करने में, डिसीजन लेने में और चीजों को याद रखने में दिक्कत होने लगती है। आप किसी ट्रॉमेटिक घटना के बाद ऊपर दिए गए सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम इतने ही नहीं हैं। इनकी पूरी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि कोई ट्रॉमा आपके दिल, दिमाग और शरीर पर कितना गहरा असर छोड़ सकता है। इसलिए आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आप किस दौर से गुजरे हैं और उससे उभरने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा करना ये समरी आपको सिखाएगी। तो अगले चैप्टर में है एक सवाल, व्हाट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। अपने साथ हुए किसी भी दर्दनाक इंसिडेंट के बारे में सोचिए। आपको ये एक अनकंफर्टेबल काम लग सकता है, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए। अब खुद से पूछिए, क्या मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ? ज्यादातर मामलों में सदमा लगे इंसान का जवाब बड़ा सा ना होगा, लेकिन अपने उस दर्द के साथ डील करने से ही आप सदमे से बाहर निकलकर ग्रो करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसे फील करके ही आप पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव होता है। यह आपको पहले से बेहतर महसूस कराता है और ज्यादा मजबूत भी बनाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब अपने दर्द और सदमे को छुपाना नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि आप किसी बुरे हादसे से गुजरे हैं, लेकिन पूरी हिम्मत के साथ उससे बाहर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कोई अपनी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की जर्नी या PTG की शुरुआत कैसे कर सकता है? इसके लिए डॉक्टर एडिथ शिरो ने PTG का 5 स्टेज वाला एक मॉडल डेवलप किया है। ये आपको सदमे को अलग अलग तरह से देखना सिखाता है। ये खुद को पूरी तरह से बदल लेने का तरीका भी बताता है। PTG के 5 स्टेज में पहली स्टेज है स्टेज ऑफ अवेयरनेस यानी रेडिकल एक्सेप्टेंस। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ अवेकनिंग, सेफ्टी और प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ बिकमिंग यानी अ न्यू नैरेटिव। चौथी स्टेज है स्टेज ऑफ बीइंग यानी इंटीग्रेशन। और 5वीं स्टेज है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी विजडम और ग्रोथ। तो हम इन स्टेजेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द स्टेज ऑफ अवेयरनेस यानी रेडिकल एक्सेप्टेंस। तो ट्रॉमा जो होता है वो किसी भी ट्रॉमेटिक घटना से शुरू होता है। PTG का ये स्टेज इसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है। इसमें आपको अच्छा महसूस नहीं होता। हो सकता है कि आप PTSD के सिम्टम्स भी महसूस करना शुरू कर दें, क्योंकि कोई भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट आपको फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली डाउन कर सकता है। तो ऐसे में ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि अच्छा महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ये उससे डील करने के लिए एक तरीका डेवलप कर लेता है। आइए विनोना के एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जब विनोना को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, तो उसने उससे अपना 4 साल का रिलेशनशिप खत्म कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद विनोना गुस्सा, उदासी और कुछ खो देने का दर्द एक्सपीरियंस कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो यही सोच रही थी कि जिस इंसान को इतना प्यार करती थी, आखिर वो उसे इतना दर्द कैसे दे सकता है। उसका दर्द इतना ज्यादा था कि विनोना की ब्रेन ने इस ब्रेकअप से डील करने के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म यानी तरीका डेवलप कर लिया। इस घटना के 1 साल बाद विनोना फिर से लोगों को डेट करने लगी और कुछ लोगों के साथ बाहर भी गई।
लेकिन वो किसी भी लड़के के साथ लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में नहीं रह पाई। वो कैजुअली डेटिंग करती रही और जब कोई उसे लेकर के सीरियस होने लगता तो वो उससे रिश्ता तोड़ देती। विनोना का कोपिंग मैकेनिज्म था कि उसे फिर से किसी के साथ अटैच नहीं होना है और उसके सामने वल्नरेबल यानी कमजोर भी नहीं पड़ना है, क्योंकि पिछली बार जब उसे प्यार हुआ था तो उसका दिल टूटा था। कोपिंग मैकेनिज्म कुछ समय के लिए आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अपने ट्रॉमा को आपके शरीर पर लगे एक गहरे जख्म की तरह सोचिए। कोपिंग मैकेनिज्म इस जख्म पर लगे बैंडेड की तरह होता है। अगर आप अपने जख्म को बैंडेड से ढककर रखेंगे तो आपका घाव कभी नहीं भरेगा। अगर आप उसे वाकई में ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपना जख्म साफ और खुला रखना होगा। तो सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। सदमे का रेडिकल एक्सेप्टेंस सबके लिए अलग अलग टाइप का हो सकता है। कुछ लोगों को एकाएक एहसास होता है कि वो सदमे में है और कुछ लोगों को ये बात समझने में कि वो सदमे में है उनके करीबी लोग और दोस्त मदद करते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है चुपचाप अपने हर इमोशन को महसूस करना, यानी उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचना जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। हालांकि ये पीटीजी का पहला स्टेज है, लेकिन ये सबसे मुश्किल स्टेज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप अपने अंदर की उन चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं जो अच्छी नहीं है और जिन्हें आपने बहुत समय से अपने अंदर छुपा कर रखा था। क्या आप हमेशा दुखी और परेशान महसूस करते हैं? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है? आपके जल्दी गुस्सा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? पहली स्टेज पूरी तरह से अपने इमोशंस को पहचानने और समझने के बारे में है। इसमें आपको खुद को ईमानदारी से बताना होगा कि आप एक बुरी घटना का शिकार हुए थे और उसे स्वीकार भी करना होगा। बेशक आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अगर आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को ट्राई करके देखिए। अपनी इच्छा के हिसाब से या तो बैठ जाइए या लेट जाइए। आप कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहने वाले हैं, इसलिए उस पोजीशन को चूज कीजिए जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हों। उसके बाद अपनी ब्रीदिंग पर यानी अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अंदर और बाहर जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। सांस बाहर छोड़ते समय खुद को याद दिलाइए कि आप एक इंसान हैं और बाकी सबकी तरह आप में भी कुछ खामियां हैं। जैसे जैसे आप सांस लेना जारी रखेंगे, आपके माइंड में थॉट्स और इमोशंस आने लगेंगे। उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा सोचिए मत। बस जो भी आपके दिलो दिमाग में आए उसे देखिए। इस प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद अपने थॉट्स और इमोशंस को लिख लीजिए। देखिए कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में आपको क्या ख्याल आ रहा है। क्या आप उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? खुद को जज मत कीजिए और ना ही शर्मिंदा होने की जरूरत है। इन सभी इमोशंस को महसूस करना एकदम नॉर्मल है। आप अकेले नहीं हैं जो इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। अब जानते हैं अगली स्टेज के बारे में, द स्टेज ऑफ अवेकनिंग, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। पहली स्टेज इस बात को एक्सेप्ट करने के बारे में है कि आप कितने हर्ट हुए हैं और अभी तक पुरानी बातों में अटके हुए नाउम्मीदी से भरे हुए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आप इन बातों से बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो दूसरी स्टेज तब शुरू होती है जब आप मदद लेने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। ट्रॉमा में जाने के बाद कई बार इंसान सबसे अलग थलग हो जाता है। वो अपने ही गम में इतना डूब जाता है कि अनजाने में उन लोगों से दूर चला जाता है जो उसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म ही है। आपके साथ जो हुआ है उसे लेकर आप शर्मिंदा फील करते हैं। आप नहीं चाहते कि लोगों को आपके ट्रॉमा के बारे में कुछ भी पता चले, लेकिन दूसरों की मदद लिए बिना आप अपने सदमे से, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल सकते। बेशक आप बहुत कुछ अकेले कर सकते हैं, लेकिन पीटीजी ऐसे लोगों के साथ और सहयोग को महत्व देता है जिन पर आप भरोसा करते हैं। दूसरी स्टेज अपने परिवार, दोस्तों और साइकोथेरेपिस्ट से सेफ्टी और सुरक्षा मिलने के बारे में है। किसी ऐसे शख्स को चुनिए जिन पर आपको पूरा भरोसा हो और उन्हें अपने हादसे के बारे में बताइए। अपनी बात बताने से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके दिल पर से कोई भारी भरकम बोझ उतर गया हो। इससे लोग आपके अंदर छुपे हुए उस हिस्से को देख पाते हैं जो आज तक आपने छुपा कर रखा था
और आपको ये सुनकर अच्छा महसूस होता है जब लोग आपसे कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास है और मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि सेफ्टी हमेशा किसी इंसान से ही मिले। ये किसी जगह से मिल सकती है जहां पर आपको अपने दर्द से थोड़ी राहत मिलती हो। अपने ट्रॉमा के बारे में बात करना तो वाकई में आसान तो नहीं होगा, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लियाना को डॉक्टर एडिथ को अपनी फीलिंग्स बताने में काफी दिक्कत महसूस हो रही थी। इसलिए डॉक्टर एडिथ ने उसे क्रेयॉन्स, पेंसिल और पेपर दिए ताकि वो उनकी मदद से खुद को एक्सप्रेस कर सके। और ये तरीका काम कर गया। लियाना आर्ट के जरिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कामयाब हुई और तब जाकर वो डॉक्टर एडिथ के साथ अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले बिहेवियर जैसे कि अपनी कलाई को काट लेना जैसी चीजों के बारे में बता पाई। तो जब लोग हमारी बात को सुनते हैं तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या पीटीजी की स्पीड बढ़ जाती है। ये देखकर कि हमारी बात को सुना और समझा जा रहा है हमें तसल्ली देता है कि हम भी प्यार और हमदर्दी पाने के हकदार हैं। ट्रॉमा आप पर ऐसा असर डालता है कि आपकी अपने बारे में सोच ही बदल जाती है। इससे आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप किसी से प्यार पाने के लायक नहीं हैं। इसलिए अपने दिमाग में आने वाली इन खतरनाक आवाज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आप अभी भी अपनी बात किसी से शेयर करने से झिझक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको हिम्मत जुटाने में टाइम लगेगा। अगर आपको किसी भी तरीके की मदद लेने की आदत नहीं है तो मदद मांगना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर VAR टेक्निक आपकी मदद कर सकती है। VAR का मतलब है वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट और रिकग्निशन। ये तीनों एलिमेंट जब होंगे तब आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होगी। वैलिडेशन का मतलब है हमदर्दी के साथ किसी की बात को सुनना। आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जब वो आपकी बात गौर से सुनता और समझता है तो आपको लगता है कि आपकी बातों को जायज़ ठहराया जा रहा है। फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको जज किया जा रहा है और ना ही वो आपसे कहते हैं कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो गलत है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है जब लोग आपके नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। भले ही वो आपके दर्द को पूरी तरह से महसूस ना कर पाएं, मगर वो समझ सकते हैं कि उस हादसे का आप पर कितना बुरा और गहरा असर हुआ है। इसके बाद आता है रिकग्निशन, यानी कोई दूसरा इंसान ये स्वीकार करे कि आप दर्द और सदमे में हैं। जो लोग आपको सेफ फील करने में मदद करते हैं और आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा करते रहेंगे, चाहे आप किसी भी दर्द से गुजर रहे हों। तो दूसरी स्टेज तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पर दी गई चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पहला है नेचर में समय बिताना। समुद्र में तैरने जाइए या पार्क में वॉक कीजिए। ऐसा करते हुए साथ में कुछ गुनगुनाइए या कोई मंत्र पढ़े। कोई ऐसी चीज़ कीजिए जिसकी आवाज़ आपकी बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करे। इसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक ट्राई कीजिए, जैसे कि मेडिटेशन। इस स्टेज पर आप जो भी करते हैं उससे आपको सेफ्टी और सुकून का एहसास होना चाहिए। इससे आपको शांति मिलनी चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी दौर से क्यों ना गुजरे हों। और अब आगे अगली स्टेज, द स्टेज ऑफ बिकमिंग अ न्यू नैरेटिव। अब तक आपने अपने सदमे को, अपने ट्रॉमा को स्वीकार करके उसे दूसरों के साथ शेयर कर लिया है। तो तीसरी स्टेज ये पता लगाने के बारे में है कि आप इस ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलेंगे। ये वो पॉइंट है जहां से हील होने के बाद आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। इस पॉइंट पर आकर पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं है। आप अपने पुराने कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा सकते। आपको अपनी नई जिंदगी के लिए कमिटेड होना पड़ेगा, जहां पर आप पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर इंसान होंगे। तो आपके इस चेंज में, आपके इस बदलाव में नए बिलीव्स, नया नजरिया और एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी यानी पहचान शामिल होगी। आपको याद रखना होगा कि इस स्टेज पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है। तीसरी स्टेज को आप अपनी नई जिंदगी के लिए एक ड्रेस रिहर्सल के तौर पर सोच सकते हैं। अब आप पहले के मुकाबले थोड़े कम रिएक्टिव और ज्यादा शांत हो जाएंगे। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी बात सुनते हैं। आप ज्यादा ग्रो करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इस स्टेज पर पहुंचकर चीजें एकदम साफ नजर आएंगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? पीटीजी से पहले आप ऐसा महसूस करते थे कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है। आपके माइंड में हर तरह के नेगेटिव इमोशंस आते थे। आप खोया हुआ और अकेला महसूस करते थे क्योंकि आप अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो गए थे।
इस स्टेज पर आप अपनी बॉडी, ब्रेन और दिल के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। अब इनके बीच आपसी तकरार नहीं होगी, क्योंकि इन सबका एक ही मकसद होगा, जो है आपको हील करना। इससे पहले की स्टेज में जो टेक्निक्स बताई गई हैं, उन्हें अप्लाई कीजिए। अपने इमोशंस को पहचानने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में जीने में मदद मिलती है। दूसरी टेक्निक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज और नेचर के साथ कनेक्ट करना। ये भी आपको अंदर से शांत करने में मदद करेगा। जब आपके चारों तरफ शांति और सुकून होगा, तो आप भी अंदर से शांत महसूस करेंगे। तीसरी स्टेज में आपकी कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी स्ट्रांग होने लगती है। बेशक अभी आप अपने सदमे को, अपने ट्रॉमा को भूले नहीं होंगे, लेकिन उसे देखने का आपका जो नजरिया था वो बदल जाता है। जब आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने लगते हो, तो आपको वो सदमा एक भूली बिसरी याद जैसा लगने लगता है। इस स्टेज पर पहुंचकर आप एक छोटा लेकिन इफेक्टिव स्टेप ये ले सकते हैं कि आप नई आदतों को डेवलप कर सकते हैं। हैबिट यानी कि आदत एक ऐसी चीज होती है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। ये सुनने में बहुत आसान भी लगता है, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। आप उन हैबिट्स को बगैर सोचे समझे करते हो, जैसे वो आपके लिए रोजमर्रा की बात हो। इसके कुछ एग्जाम्पल है सिगरेट या शराब पीना, जिसे आप ऐसे करते हो जैसे आप सांस ले रहे हो। खैर जो भी हो, मगर हैबिट्स को बदला जा सकता है, और ये तब होता है जब उसके बदले नई और अच्छी आदतें डेवलप हो जाती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी नई आदतों को लगातार प्रैक्टिस करते रहें। इसमें अफर्मेशन आपकी मदद कर सकता है। आप खुद से क्या कहते हैं, इसका बहुत गहरा असर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप डेली एक्सरसाइज करने की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर अलग अलग तरह के एफर्मेशन को ट्राई करें। जैसे कि आप पहले दिन अपने बारे में कुछ अच्छा और पॉजिटिव बोल सकते हैं, जैसे मैं ये कर सकती हूँ, मैंने अपने वजन के लिए जो टारगेट रखा है उसे मैं अचीव कर सकती हूँ। ये आपके डेली वर्कआउट करने के चांस को काफी हद तक बढ़ा देगा। फिर दूसरे दिन खुद को डीमोटिवेट कीजिए। खुद से कहिए कि ये सब करने का क्या मतलब है, चाहे कुछ भी कर लो, मेरा वजन फिर से बढ़ जाएगा। अब इन 2 दिनों में जो फर्क है उसे देखिए, और इस बात को समझिए कि किस तरह अफर्मेशन आपको अपने लिए अच्छे या बुरे कदम उठाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप पूरी तरह बदलकर नए इंसान बन पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरीके से आपके इरादों पर डिपेंड करता है। आप में बदलाव की इच्छा होनी चाहिए। आपको अपने डर और एंजाइटी पर काबू पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। किसी नई चीज को ट्राई करने में डर तो लगता ही है, क्योंकि बदलाव एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आज से पहले आपकी जिंदगी में कभी नहीं आया। इसलिए आपको अपने नए इरादों, नए माइंडसेट और बिलीफ्स के बारे में बिल्कुल क्लियर और अडिग रहना होगा। अब इन प्रिंसिपल्स को लिख लीजिए। इसके बाद आप जो नया नजरिया अपनाना चाहते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग करने के तरीके के बारे में सोचिए। एग्जाम्पल के लिए, अपने पेरेंट्स के हाथों अब्यूज का सामना करने के बाद जेनिफर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए उसने तय कर लिया था कि वो रोज पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी खुद के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलेगी। अगर उससे कोई गलती हो जाएगी तो वो अपनी बेइज्जती नहीं करेगी, बल्कि वो खुद को ये समझाएगी, गलती हर इंसान से होती है और ये हमारी जिंदगी का बस एक हिस्सा है। इसके अलावा जेनिफर ने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कई तरीके भी ढूंढे। उसने एक डांस क्लब ज्वाइन किया और हर सेशन के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट होती गई। इतना ही नहीं, उसने गिटार बजाना भी सीखा। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ दिन अच्छे तो कुछ बुरे भी होंगे। ऐसा होने पर जेनिफर उन लोगों से मदद मांगती है जिन पर वो भरोसा करती है। वो अपने दोस्तों से खुलकर बात करती है, और जब भी उसे जरूरत होती है तो वो उसे दिलासा देते हैं। और अब जानते हैं आगे चौथी स्टेज के बारे में, द स्टेज ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। स्टेज ऑफ बीइंग वो पॉइंट है जहां पर आप पिछली स्टेज के पॉजिटिव असर को महसूस करना शुरू करते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव महसूस करते हैं। आप इस चीज में यकीन रखना शुरू कर देते हैं कि आप पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ यानी पीटीजी को अचीव कर सकते हैं। अब आप अपने ट्रॉमा को बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखते। अपना एक नया माइंडसेट, हैबिट्स और बिलीफ्स जिन्हें आपने पिछली स्टेज में डेवलप किया है, उन्हें फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर पहले से ज्यादा फोकस करने लगते हैं। स्टेज ऑफ बीइंग पूरी तरह से अपनी नई आइडेंटिटी को वेलकम करने के बारे में है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक नए पेज की तरह देखते हैं। हालांकि इतना याद रहे कि इससे आपका पास्ट नहीं मिटने वाला। अपनी पुरानी जिंदगी को स्वीकार करना भी जरूरी है,
ताकि इस स्टेज पर आकर के पास्ट और प्रेजेंट दोनों पूरी तरह से मिल जाएं। अब आप अपने सदमे को, अपने ट्रॉमा को बिना हर्ट हुए याद कर पाएंगे और उसके बारे में बात कर पाएंगे। आप इस चीज को साफ साफ समझ पाएंगे कि वो बुरा हादसा अतीत की बात है जो कि गुजर चुका है। इस स्टेज तक पहुंचने की निशानी है आपका कॉन्फिडेंस से ये कहना कि आज मैं जो भी हूं वो अपने सदमे के कारण हूं। अब जैसे ग्लोरिया को ही आप ले लीजिए। वो एक रिफ्यूजी थी, उसे जेल जाना पड़ा जहां पर उसे सेक्सुअल और डोमेस्टिक अब्यूज का सामना करना पड़ा। ग्लोरिया एक आर्टिस्ट थी, वो ये सब बातें बिना किसी शर्मिंदगी या पछतावे के कह सकती थी। वो जानती थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उससे उसकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब डिसेंटिसाइजेशन यानी असंवेदनशीलता से अलग होता है। इंटीग्रेशन का मतलब है अपने से जुड़ी हर चीज के बारे में अवेयर होना। जैसे कि आप किसी के बच्चे हैं, किसी के पार्टनर हैं या किसी के दोस्त हैं। आप किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं और अपने आप को क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी ओर डिसेंसिटाइजेशन का मतलब है जब आप अपने साथ हुई घटना के बारे में सोचने से इनकार कर देते हैं। आपके साथ जो भी हुआ है आप उससे खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। चीजों को नकारना कुछ समय के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन आप उससे हमेशा के लिए भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे चलकर यही चीज आपको नाउम्मीद और बेचैन करने लगेगी और आपके अंदर का गुस्सा बढ़ता ही जाएगा। इस पॉइंट पर आपको बस इतना करना चाहिए कि आप पहले बताई गई स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते रहें। अपने रूटीन में पॉजिटिव और अच्छी आदतें शामिल कीजिए। ये आपको अपने पुराने रूटीन के साथ साथ नई आदतें डालने में मदद करेगा। जिस एग्जाम्पल के लिए जेम्स ज्यादा किताबें पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुबह और शाम के समय अपनी फेवरेट कॉफी पीते हुए किताबें पढ़ना शुरू किया। अपनी रूटीन को लगातार फॉलो करते रहे, छोटे स्टेप्स लेते हुए शुरुआत करें। आपको पूरी तरह से अपने रूटीन की हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे डेली 5 मिनट अपना जर्नल या डायरी लिखना। तो जब भी आप अपनी नई हैबिट्स को फॉलो करने में आलस महसूस करें तो अपने आप को याद दिलाइए कि इसे करना आपने क्यों शुरू किया था। आपका गोल है हील होकर ग्रो करना और अपनी जिंदगी को बदलना। आपकी मेहनत आगे चलकर रंग जरूर लाएगी। और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे आखिरी स्टेज की ओर, जो है नंबर 5 पर, द स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग विजडम एंड ग्रोथ। तो हम फाइनली लास्ट स्टेज पर पहुंच ही गए हैं, जो है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, जिसे तूफान के बाद के हालात से कंपेयर किया जा सकता है, जहां पर आपको जड़ों से उखड़े पेड़, धूल मिट्टी का अंबार और तहस नहस हो चुकी इमारतें नजर आएंगी। लेकिन अब सूरज की रोशनी चमक रही है और आसमान भी नीला है। ये दुनिया यूं ही चलती रहती है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दुनिया पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। आपने अपने पर्सनल लाइफ में आए तूफान का सामना किया और उससे बच गए हैं। आप खुद को जख्मी, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद आप डटे हुए हैं। ये वो स्टेज है जहां पर आपको विजडम और ग्रोथ मिलती है। आप समझ पाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था और आप ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो बिल्कुल उन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं जिनसे आप गुजर चुके हैं। आपके मन में अब पहले से ज्यादा हमदर्दी है और आप खुद के साथ भी ज्यादा नरमी से पेश आने लगते हैं। तो ऐसे 5 साइन हैं जिनसे पता चलता है कि आप विजडम और ग्रोथ की स्टेज पर पहुंच गए हैं। ये साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड टेडेस्की और लॉरेंस कैलहोन की पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पर की गई रिसर्च पर बेस्ड है। ये 5 साइन है: लाइफ को अप्रिशिएट करना, पर्सनली स्ट्रांग फील करना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना, गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ना और लाइफ का मतलब और मकसद समझना। लाइफ को अप्रिशिएट करने का मतलब है दुनिया और जीवन को नए नजरिए से देखना, जिसमें आप हर नए दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पलों पर होता है और गलत और नेगेटिव चीजों को खुद पर हावी नहीं होने देते। बेथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। वो ब्रेस्ट कैंसर की 4थी स्टेज पर थी। वो कहती है कि ये जानने के बाद कि वो जल्दी मरने वाली है, उसे जीवन की कीमत समझ में आने लगी और वो इसकी कद्र करने लगी। बेथ ने अब ठान लिया था कि वो अपने बचे हुए दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएगी। अब उसे दुनिया की हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगी थी। दूसरा, पर्सनल स्ट्रेंथ का मतलब है ज्यादा स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनना। आपने जिस ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया है वो बहुत दर्दनाक था, लेकिन फिर भी आप यहाँ हैं और पहले से कहीं ज्यादा खुश और मजबूत हैं। आप जो कुछ भी झेल चुके हैं उसके लिए आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बल्कि आप उसे एक ऐसे मौके की तरह देखते हैं
जिसने आपको वो बनाने में मदद की है जो आज आप हैं। आपकी चारों ओर मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। आप दूसरों में प्यार और परवाह ढूंढ सकते हैं। जो अटेंशन और प्यार आप दूसरों को देते हैं वो आपके पास वापस आता है। इस साइन को साइकोथेरेपिस्ट एस्टर पेरेल ने बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। उन्होंने बताया कि आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी बनाती है। गहरे स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब है कि आप लाइफ और दूसरों के साथ ज्यादा तालमेल और गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ रिलीजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऐसी गहरी भावना है जो आपको नेचर और दुनिया के साथ एक करीबी रिश्ता महसूस कराती है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको ज्यादा जिंदा महसूस कराता है। अंत में पर्पस और मीनिंग हमें ज्यादा शांति और खुद से संतुष्ट महसूस कराते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अब आपकी सुपर पावर बन गई है। ये आपको एक विनर की तरह महसूस कराता है। जब आप अपना पीटीजी लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें इससे बचने की हिम्मत देते हैं। आपका ट्रॉमा दूसरों की मदद करने का जरिया बन सकता है, जो आपको जिंदगी में एक मीनिंग और पर्पस दे सकता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने जाना कि ट्रॉमा यानी कि सदमा या कोई इंसिडेंट कई तरह का हो सकता है। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो इससे आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी हो सकता है। दूसरा, आपने सीखा कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या पीटीजी के जरिए खुद को कैसे हील किया जा सकता है। ये 5 स्टेज वाला ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल है। ये आपको किसी दर्दनाक घटना को एक ऐसी चीज के रूप में देखने में मदद करता है जिससे आप खुद को एक नया और बेहतर इंसान बना सकते हैं। तीसरा, आपने पीटीजी की 5 स्टेजेस के बारे में जाना। पहली स्टेज है अवेयरनेस की, दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ अवेकनिंग, तीसरी स्टेज है स्टेज ऑफ बीकमिंग, चौथा है स्टेज ऑफ बीइंग और आखिरी स्टेज है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब बात पीटीजी की आती है तो यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किए गए स्टेजेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जर्नी एकदम स्मूथ होगी। आप किसी भी स्टेज पर अटक सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए, हर रोज ग्रो करने के लिए पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं। खुद के साथ प्यार और नरमी से पेश आइए। अगर आप इस जर्नी में थक जाते हैं तो कुछ देर का ब्रेक लीजिए। बस आपको इस जर्नी को छोड़कर भागना नहीं है। आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने ट्रॉमा को खुद पर हावी मत होने दीजिए और ना ही कभी पीछे हटिए। इस समरी से आपने जो लेसन सीखे हैं उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और अच्छे फ्यूचर की उम्मीद के साथ आगे कदम बढ़ाइए। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। समरी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या महसूस कर रहे हैं, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, क्या डिसाइड किया है, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई नई ऑडियो बुक समरी है जो गीगल पर आप सुनना चाहते हैं, उसका नाम लिख भेजिए। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए गूगल प्ले में रिव्यूज देकर। तब तक के लिए मैं गिगलर रूबी पारेख आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी नई समरीज के साथ। लेकिन इस समरी को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ। क्या पता कौन किस चीज से डील कर रहा है। तो तब तक के लिए मैं गिगलर रूबी पारेख आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर सिचुएशन में गीगल आपके साथ है, भरोसा रखिए। जय हिंद, जय भारत।